प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम भारत और समकालीन विश्व नामक पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की विचारधारा किसी देश के लिए क्या महत्व रखती है, इसके बारे में सर्वप्रथम जानेंगे। इसके उपरांत हम उपनिवेशवाद किसे कहते हैं और उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, इसका क्या महत्व है, और अंत में हम जानेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, किस प्रकार से असहयोग आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित किया। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? देश के प्रति प्रेम एवं समर्पण की भावना। जब लोगों में देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा उत्पन्न होता है और लोग देश की खातिर त्याग समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसी विचारधारा को कहा जाता है राष्ट्रवाद। आप जानते हैं, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि भारत में राष्ट्रवाद के प्रणेता कहे जाते हैं। इन्होंने आम जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। तो राष्ट्रवाद क्या है? देश के प्रति प्रेम एवं समर्पण की भावना। तो हम सब, प्रत्येक जितने भी लोग हैं, देशवासी हैं, हम सब में राष्ट्रवाद की भावना होना अत्यावश्यक है। अब हम जानते हैं उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप धन निवेश धनवाद। तो क्या है? देखिए, जब कोई देश किसी अन्य देश में सर्वप्रथम निवेश के माध्यम से व्यापार करके धीरे धीरे उस देश पर शासन करने लग जाता है, तो ऐसे विचारधारा को क्या कहा जाता है? उपनिवेशवाद। और इसका उदाहरण आप जानते हैं, जैसे कि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश है। तो इंग्लैंड के जो लोग थे वो सबसे पहले भारत में यहाँ व्यापार करने आए, यहाँ के राजा महाराजाओं से उन्होंने अनुमति ली और निवेश किया, व्यापार प्रारंभ किया और धीरे धीरे इस देश पर शासन करने लग गए। तो भारत क्या है? इंग्लैंड का उपनिवेश है। और उपनिवेश को औपनिवेशिक देश भी कहा जाता है। तो ये है उपनिवेशवाद। तो जब कोई देश किसी अन्य देश पर शासन करने लगता है और सर्वप्रथम क्या करता है? निवेश के माध्यम से उस देश में आता है और व्यापार करता है, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उपनिवेशवाद। तो ऐसे संसार में बहुत सारे उदाहरण हैं उपनिवेशवाद के। तो आइए अब हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? देखिए, जलियांवाला बाग पंजाब में अमृतसर में एक बाग है। वहां पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक सभा हो रही थी। और वो सभा क्या थी? रॉलेट एक्ट, अंग्रेजों का एक कानून था जिसे काला कानून की संज्ञा भी दी गई है। उस कानून के विरोध में लगभग 20,000 लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। तो इस घटना को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके उपरांत क्या हुआ? जब लोग वहां पर आम सभा कर रहे थे, तो तभी वहां पर एक अंग्रेज अफसर जिसका नाम था जनरल ओ डायर, वो वहां पर आया और वहां जो लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही थी, जो सभा आयोजित की जा रही थी, उसमें निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का उसने आदेश दे दिया। इसके बाद क्या हुआ? वहां पर सैकड़ों लोगों की गोलीबारी में मृत्यु हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। आज भी आप अगर जलियांवाला बाग नामक स्थान में जाएं, तो वहां की दीवारों में आपको अंधाधुंध जो गोलियां चलाई गई थी, उनके निशान आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आइए अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, अधन सहयोग, यानी कि सहयोग न करना। तो क्या है असहयोग आंदोलन? इस आंदोलन को गांधी जी ने चलाया था। तो इस आंदोलन में तय किया गया कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, जैसे कि जो हमें पद मिले हुए हैं उनका हम त्याग कर देंगे, साथ ही जो अंग्रेजों के स्कूल हैं उन स्कूलों से हम अपने बच्चों को हटा देंगे। इसके साथ ही असहयोग आंदोलन में कुछ अन्य चीजों के बारे में भी निर्णय लिया गया, जैसे कि अंग्रेजों द्वारा जो उत्सव आयोजित किए जाते हैं उसमें भाग न लेना, अदालतों का बहिष्कार करना और फौज में भर्ती का भी बहिष्कार करना। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजों का असहयोग करेंगे, यह आंदोलन में तय किया गया। और इसका प्रारंभ कब हुआ? देखिए, कांग्रेस के दिसंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। तो जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और गांधी जी को जो एक उपाधि मिली थी केसरे हिंद, उसको भी उन्होंने लौटा दिया। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। और दिसंबर 1921 ईस्वी में इसी आंदोलन के तहत जब इंग्लैंड से प्रिंस कोलकाता आए, तो उनके आगमन पर भी एक हड़ताल की गई और उनका विरोध किया गया। तो यह भी असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा था। इसके साथ ही
1922 में एक अप्रिय घटना हुई, चौरी चौरा की अप्रिय घटना, जिसके कारण गांधी जी ने यह तय किया कि अब यह आंदोलन वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि चौरी चौरा में भारत के लोगों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी और वहां पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। तो जैसे ही हिंसा का प्रयोग लोगों ने किया, गांधी जी ने इस आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। तो चौरी चौरा की अप्रिय घटना के कारण 1922 में यह आंदोलन वापस ले लिया गया। तो अभी हमने जाना असहयोग आंदोलन के बारे में। तो आइए अब हम आपको कुछ गृह कार्य के बारे में बात करते हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में चौरी चौरा हत्याकांड और असहयोग आंदोलन में क्या संबंध है, इसके बारे में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे चौरी चौरा हत्याकांड और असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसको भी आप लिख करके लाएंगे। अभी हमने जाना था कि चौरी चौरा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसी प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है, इसमें अपने विचार आप व्यक्त करेंगे। तो इसको भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके लाएंगे। तो आज हमने इस वीडियो में जाना सर्वप्रथम राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, उसके बाद हमने जाना उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, उसके बाद हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जाना और अंत में हमने जाना असहयोग आंदोलन क्या है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें अब हम जानेंगे गांधी जी द्वारा चलाए गए अन्य आंदोलन, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण विद्रोह, रॉलेट एक्ट क्या था, साइमन कमीशन क्या था, इस सब के बारे